बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त टीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ रियासती इदारों के खिलाफ मुतनाज़्ज़ा बयान और उकसाने के इक़दाम पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ और आज अदालत में इन्हें पेश किया गया और 2 रोज़ा रिमांड अदालत ने इनके हवाले से दिया है। पुलिस हवालगी हुई है और आपके इल्म में है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक निजी चैनल पर गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू इंतहाई मुतनाज़ थी। अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड उनके रैंक एंड फाइल में डिफरेंसेस क्रिएट करने और हुक्म अदूली के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और इस एक्शन पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। आज फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बगावत करवाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और आज़ादी इज़हार की हदूद व क़यूद तय हैं। इस पर हमने देखा कि PTI की जानिब से भी बयान आता है, बल्कि ख़ुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया और अगरचे उन्होंने शहबाज गिल साहब के बयान से इज़हार ला ताल्लुकी नहीं किया, इसको डिसओन नहीं किया, साथ में अलबत्ता उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि साजिश की जा रही है उनके मुताबिक PTI और फ़ौज के दरमियान दूरियां क्रिएट करने के हवाले से। इसके साथ साथ उन्होंने कहा एक तकाबुल भी पेश करने की कोशिश की मशरक़ी पाकिस्तान और आज के हालात के हवाले से। साथ में उन्होंने कहा कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की साजिश घड़ी जा रही है और मौजूदा हालात से मुनसिफाना और गैर जानिबदारा इंतखाबात ही हल हैं उनके मुताबिक, जिस पर हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। और इस पे उन्होंने कहा कि जो फ़ॉरेन फंडिंग और तोशा खाना केसेस हैं उस पर बेनकाब होने के बाद अब PTI क़यादत ने सोशल मीडिया पर जो एक तासुबाना एक मुहिम शुरू की हुई है और आपके इल्म है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जनरल सरफराज साहब और दीगर जो हमारे फ़ौजी जवान अफसरान हैं उनकी शहादत हुई थी। उस पर भी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा मुहिम चली थी, उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। तो इस पेश मंज़र और पस मंज़र के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे 3 इंतहाई नुमाइंदा शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अली परवेज़ मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ इस वक्त DSNG लिंक पर मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और सीनियर लॉयर हैं लतीफ़ खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें इसी तरह DSNG लिंक पर मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं आप मेंबर कौमी असम्बली हैं इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है आपका बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म और वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से लतीफ़ खोसा साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। खोसा साहब, बताइएगा, शहबाज गिल साहब का बयान सामने आया है, इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया और उन्होंने इस बयान को डिसोन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ माजी में प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के क्लिप्स सुनाए और साथ में उन्होंने कहा कि इसका नोटिस नहीं लिया गया और ये कि शहबाज गिल साहब ने अगर गलत बात की है तो उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। साथ में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से भी कुछ मुमासलत जोड़ने की कोशिश की, टेक्निकल नॉकआउट होने की बात भी की, तोशा खाना केस और फॉरेन फंडिंग केस पे भी गुफ्तगू की। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज खान साहब का खिताब था? देखें अनवार, एक बात तो ये है कि ये बहुत अफसोसनाक एक बदकिस्मती से ये मज़मूम किस्म की एक जहर उगली जा रही है। देखें, पाकिस्तान की जो एक एटॉमिक क़ुव्वत है, पाकिस्तान की इस वक्त 25 करोड़ के लगभग आबादी है और एटॉमिक पावर होने के नाता से पाकिस्तान की अहमियत और अफादियत और इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसका दिफा जो है वो हमारी अस्करी जो है फ़ौज पर है और हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से है। और अस्करियत में तो ये इतनी, यानी वॉर जो है जब से आप 9/11 से या पीछे से चले जाएं, आप वॉर ऑन टेरर ले लें, किसी हिसाब से भी ले लें, इसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत कुंदन बन चुकी है अब ये फ़ौज। और पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने का मतलब है आपकी पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। और ये बदकिस्मती है कि ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, डिविसिव बनाने के लिए मोहतरम इमरान खान साहब ने एक अजीब किस्म का बयानिया शुरू कर दिया है। जब तक मोहतरम इमरान खान के साथ थे, हम सेलेक्टेड कहते थे,
अगरचे हमने भी बड़ा मोहतात अंदाज से बातें की थी, लेकिन ताहम भी इन्होंने तो हद ही कर दी ना कि अगर वो न्यूट्रल हुए तो जानवर बन गए। और जो जो इन्होंने मोहतरम इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया उसके बाद, और उनकी सारी फिर एक ज़फ़र मौज जो एडवाइज़र्स की और वज़रा की थी, जिस तरह से उन्होंने यलगार शुरू की, हद कर दी। लेकिन वो तो कह रहे साजिश की जा रही है उन्हें और फौज को अलग-अलग करने के हवाले से। खोसा साहब, वो तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि साजिश की जा रही है, साजिश बुनी जा रही है। साजिश कौन कर रहा है भाई? ये साजिश का बयानिया जो इनका है वो पिट चुका। पहले इन्होंने कहा जी अमेरिका ने साजिश की है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अरे भाई, साजिश खुद सिक्योरिटी काउंसिल ने मुस्तरद किया। ISPR का कोई आंसर नहीं आता है। फिर इन्होंने कहा जी इसका ये होना चाहिए। इन्होंने सदर साहब से एक खत लिखवा दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी इसका भी इंक्वायरी की जाए। अरे भाई, इंक्वायरी करने वाले तो कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही से इंक्वायरी होगी ना, और कौन इंक्वायरी इसमें करेगा? और सिविलियन तो नहीं इस मामले में। तो वो तो कह चुके कि नहीं होगा, ISPR ने भी कह दिया। अब ये जो है मोहतरम इमरान खान साहब और इनका बयानिया देखिए, बहुत संगीन जराइम है। आप 120 ताज़ीरात पाकिस्तान देखें, आप 120B को देखें, आप 124A को सेडिशन को देखें, आप 131 को देखें, आप 505 को देखें। इसमें न सिर्फ ये कि फ़ौज को उकसाने की एक तरगीब दी जा रही है कि ये नीचे वाला रैंक्स एंड फाइल्स ये हुक्म दूली करें। मैं दोहराऊंगा नहीं, इसलिए कि मैं समझता हूँ दोहराना भी ये ज़्यादती होगी हमारी अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के साथ, ये ज़्यादती होगी। मैं अपने मुल्क की रियासत को किसी अंदाज से कमज़ोर होना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ना मैं सुनने को। खोसा साहब, आपको नुक्ता आ गया। मैं चाहूँगा जरा मैं इब्राहिम खान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। देखें, दोहराना नहीं चाहिए था मोहतरम इमरान खान साहब को, दोहराना नहीं चाहिए था। ठीक है सर। अगर ये करते थे तो 4 साल इनके पास थे, 3.25 साल इनके पास थे, ये तो ये कर लेते। जो ये सुनवा रहे थे सारे, 3.25 साल आप रहे हो। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, स्टे ऑन दिस पॉइंट। सरदार साहब, आप यहाँ नुक्ता उठाए प्लीज सर, मेरे साथ जरा बेयर विद मी सर, आप यहाँ नुक्ता उठाए। मैं इब्राहिम खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर बताइएगा, आज आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? चेयरमैन PTI इमरान खान साहब तो आज गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने खोसा साहब के सामने भी सवाल रखा, सवाल आपके सामने भी। आप मुजम्मत करते हैं जो शहबाज गिल साहब का बयान है, जो उकसाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? और क्या ये वक्त मौजू है कि हम इतने चैलेंजेस में घिरे हुए हैं और मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान का तकाबुल करना, खाकम बदान को इस तरह की सूरत हाल तो अब नहीं पाकिस्तान को दरपेश और ना होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब जिस वक्त डिसीट किए गए थे, तो उस वक्त एक इंसान को जब कोई एक हवाले से ऐसे आप समझ लें कि ज़रब लगाई जाती है, तो उस वक्त उसकी चीखें सबसे ज़्यादा निकलती हैं, कोई एज अ ह्यूमन बीइंग जब उसको कोई चोट लगाई जाए। अच्छा, उस वक्त इमरान खान का बयान था बड़ा क्लियर कट कि मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूरी है जी। उसके बाद इसके ताने बाने बनाना और उसकी एक्सप्लॉयट करना उस इशू को कि इमरान खान जो हैं पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो इससे बढ़ के आज तक इनमें से किसी ने ये ऐसा बयान नहीं दिया कि हमारे से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी पैट्रियटिज़म की एक क्लियर स्टांस है जो उन्होंने ली। अब शहबाज गिल साहब के बयान को डिसोन क्यों नहीं करते फिर? कि याद माजी जो है वो अजाब है यारब। आप अब इनके थोड़े से आते जाए, खान साहब ने भी क्लिप्स चलवाई हैं मरियम साहबा के जलसे में, ये जो दहशतगर्दी के हवाले है उसके पीछे जो भी इन्होंने वो रेटरिक सर वो सारी तो आपने चलवा दी। तो सवाल खोसा साहब ने बड़ा पर्टिनेंट उठाया था। मेरी बात सुन लीजिएगा इब्राहिम साहब, खोसा साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि 4.25 साल आपको हुकूमत थी, आप उस पर कोई एक्शन लेते ना सर? मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, ये हमारी तरफ से टॉलरेंस थी। अच्छा, कि ये इन चीज़ों से बाज आ जाएं, जिसमें अपना नवाज शरीफ साहब जो थे वो तो ब्लेटेंटली बाय नेम लेके हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन को कह रहे थे कि ये तुम करवा रहे हो, ये भी तुमने किया। फिर जरदारी साहब का आप देख लें कि आप 3 साल के लिए आते हो, हमने यहाँ रहना है और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा।
ख्वाजा आसिफ का देख लें, वो सन 48 का, फिर 65 का, फिर 71 का। सर वो गलत था ना, आप और ये कह रहे हैं। बार-बार उनसे मकसद उन्होंने रेफरेंस दिया था। अच्छा, उससे हट के फिर आप चले जाएं अपना आपके जो हैं इनके नून लीग के वो रशीद साहब जो हैं, क्या बुजुर्ग हैं, जी जी जी। पाकिस्तान को खराब आप करें और आके नवाज शरीफ ठीक करें। मकसद है इससे बड़ी मजे का खेज बात और क्या हो सकती है। आप ये जो हमारे साबका स्पीकर इब्राहिम साहब, ये आप तो अपने कौमी मुखालफिन के बयान सुना रहे, मैं आपसे शहबाज गिल साहब के हवाले से सवाल कर रहा हूं। सर बसद एहतराम, ये तो मैं पूछूंगा अली परवेज मलिक साहब से, वो जवाब देंगे। आप शहबाज गिल साहब के हवाले से बताइए सर। अच्छा, अब आप आ जाएं शहबाज गिल साहब की तरफ। जी जी जी। वेरी क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने कोई लॉ को वायलेट किया है तो उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। आपके ख्याल में नहीं किया? You don't उसमें think so? इमरान खान साहब ने ये नहीं किया, कहा कि किसी को आप स्पेयर कर दें या आप किसी को उसको माफी दे दें या उसको कुछ कर दें। अगर उसमें कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उसका फैसला अदालत ने करना है कि ये इसमें जो भी दफात लगे हैं कि वो डिटरमिन करेगी अदालत कि क्या इसमें कोई वाकई ऐसी है चीज के नहीं है। ठीक है जी, तो ये केस सब जुडिस जाएगा, हम बैठ के अपनी वर्डिक्ट्स देना शुरू कर दें प्री मेच्योरली के जी ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो मैं नहीं समझता। बड़ा प्रिसाइजली खान साहब ने ठीक कहा है कि इसको कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए और अगर उसमें कोई वायलेशन है तो जजेस आर देयर, आर कोर्ट्स आर देयर, वो उनको देखने के लिए, परखने के लिए, नौबत क्यों आई? उस पे सजा देने या ना देने के लिए वो मकसद है कि उनके लिए मकसद ये दिस इज अप टू द जुडिशरी। सर एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अली परवेज साहब के पास जाऊंगा। आपकी बात ठीक है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नौबत क्यों आई? आपने भी बताया कि खान साहब तो कह रहे हैं कि जी, और उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की नागुजीर है। खोसा साहब भी यही बात कर रहे हैं, अली साहब की जमात भी कह रहे हैं। फिर ये शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ स्टाफ हैं खान साहब के, तर्जुमान है, ये नौबत क्यों कर आई? और आज ये ईस्ट पाकिस्तान की मिसालें देना और फिर ये कहना कि पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान को पैरालाइज भी हम कर सकते हैं। सर ये नौबत यहां तक क्यों आई? मीर जाफर, मीर सादक और इसके अलकाबाज से नवाजना और आज भी रिजीम चेंज और कोलैबोरेटर्स की बातें करना, यहां तक क्यों पहुंची है फिर पीटीआई? देखें, ममाशलत की बात इसलिए बता रहे थे कि खुदारा वो हालात पैदा ना करें जैसे कि मुजीब क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जीत गए थे अच्छा ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की इलेक्शंस, और फिर जिस तरीके से वो उनको मकसद रद्द किया गया, या अभी रिसेंट उठा के देख लें कि 186 वोट वाले को उठा के कहा गया कि तुम जो है वजीर आला नहीं बन सकते, और 180 अपना 79 वाला जो थे उसको वजीर आला बना दिया गया। चले वो तो अब आप बन गए ना। इस किस्म के ब्लंडर्स किए जाएंगे और लोगों की मेजॉरिटी को रद्द कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फिर वैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वो सिर्फ कंपैरिजन दे रहे थे और सही कंपैरिजन इन द लाइट ऑफ द हिस्ट्री वो बात कर रहे थे। वो उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई बात बना के कुछ नहीं कहा। चलिए मैं अली साहब के पास दे जाता हूं। अपने इंसान जब तक सर आपका नुक्ता जब तक इंसान अपना सीखता नहीं है अपने माजी से, तो फिर आगे कैसे आप उसको लेके चल सकते हैं। चलिए मैं तोशा खान और फॉरेन फंडिंग पे लौट के आऊंगा आपके पास। तोशा खान और फॉरेन फंडिंग इस पे लौट के होगा। अली परवेज मलिक साहब बताएगा, वो आपके लीडरान के बयानात का हवाला देते हैं जब हम सवाल करते हैं, और ये मैंने नोट किया कि जब आप एक पार्टी से सवाल करें तो अपने जवाब की बजाय वो दूसरी पार्टी की तरफ आते हैं। लेकिन बार कैफ आज खान साहब ने क्लिप्स भी चलाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब के हवाले से लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और मशरकी पाकिस्तान उन्होंने कहा कि उसका हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं पहले एक छोटी सी इस्लाह जो इन्होंने पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ ना, उसके बारे में जो इन्होंने हकायक यहाँ पे शेयर किए, मैं ज़रा इनकी इस्लाह करता जाऊँ। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 198 वोट पड़े थे, आप जानते हैं, और किस तरह से इन्होंने वो किस तरह से उस सारी की सारी एक्सरसाइज के ऊपर इन्होंने वहाँ पे धावा बोला, किस तरह से पिछले दरवाजे से गुंडे एंटर करवाए और डिप्टी स्पीकर के ऊपर लोटे फिकवाए, वो मेरे ख्याल से लोग भूल नहीं गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर
जो फैसला आया, मेरे जाती तौर पे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पाकिस्तान के एमिनेंट लॉयर मौजूद है। मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी ये कहा था कि ये किस तरह से हो सकता है कि आपका MPA जो है उसकी मेंबरशिप इंटैक्ट हो पर उसका वोट ना खाते में गिना जाए। तो मैंने तो अपनी पार्टी में ये भी आवाज उठाई थी कि हमें इस फैसले को अपील करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसके ऊपर लेके गई है और नजरसानी हो जाएगी, और इस चीज के ऊपर ज्यादा गुफ्तगू मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज में खोसा साहब कर सकते हैं, आप उनसे भी जरा पूछ लीजिएगा। तो एक तो ये लोगों को गुमराह ना करें, दूसरी बात ये कि साजिश दर साजिश दर साजिश का जो ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से वो लोगों ने अब उसको रद्द कर दिया हुआ है। ये जो आज कंट्रोवर्सी इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ की वजह से उठी है, बड़ा आसान तरीका था इसको डिफ्यूज करने का। इमरान खान साहब ने टीवी के ऊपर आके आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सिर्फ इतना सा कह देते कि मैं मुजम्मत करता हूं उन अल्फाज की जो शहबाज गिल साहब ने एक स्क्रिप्टेड अंदाज के अंदर एक एंकर के साथ मैच फिक्स करके टीवी के ऊपर डिलीवर किए थे। वो इतनी सी बात करते, बात खत्म हो जाती। क्या मुझे बताएं, हमारी फौज के अंदर बगावत को इनकरेज करना, म्यूटनी को इनकरेज करना, इसकी मिसाल पहले कोई मिलती है? इसके अलावा जो शहीदों के खून के ऊपर इन्होंने सियासत करने की कोशिश की, इनको तो एक सेकंड के लिए उनके लवाकिन के एहसासात का भी कोई ख्याल नहीं आया। तो गुजारिश ये, सियासत के अंदर कोई तो रेड लाइंस ड्रॉ कर लेना। जहां पे ये मेरी पार्टी के लीडरान के बयानात की बात करते हैं, हमारा एक ये एक्सेप्टेड व्यू है कि आइन की बालादस्ती के लिए सारे इदारों को अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करना चाहिए। उसके ऊपर आप पॉजिटिव अंदाज में अगर किसी शख्सियत के ऊपर, किसी एक्सरसाइज के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसकी स्पिरिट से तो देखें ना कि वो क्यों कहा जा रहा है। उसको इस्लाह के पहलू के लिए कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक हिस्ट्री है उसके अंदर बड़ी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसके अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के जमहूरी हुकूमतों के ऊपर शबखून मारा हुआ है। तो उस स्पिरिट के अंदर जो बात की गई, उसका म्यूटनी और बगावत को इंकरेज करने के साथ इक्वेट करना मेरे ख्याल से नामुनासिब है। हम सब सियासतदान हैं, बहैसियत पॉलिटिकल क्लास हमें यह चीज तय कर लेनी चाहिए कि भी अपनी जो रिवायात के अंदर कुछ रेड लाइंस होंगी। मेरे ख्याल से जो शहीदों की कुर्बानी है उनके ऊपर तमस्खर उड़ाना, मजाक उड़ाना, सियासत करना, आपके बगावत की यहां पे इंकरेज करना, मेरे ख्याल से ये वो चंद चीजें हैं जिनको हमें सियासत से बाहर रहने देना चाहिए। पर अफसोस की बात है, इमरान खान साहब ने जिस तरह हमारी खारजा पॉलिसी को, हमारे खारजी मफादात के ऊपर अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए सियासत की, जब उन्होंने अमेरिका को और पाकिस्तान को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया कि जब वो जानते थे कि उनकी लगाई हुई बारूदी सुरंगों की वजह से हमें IMF के पास $10 बिलियन, जब अप्रैल में ये हुकूमत आई थी उनको 30 जून तक $10 बिलियन का इंतजाम करना था। तो मुझे बताएं, IMF की जब ये सारी की सारी रिलेशनशिप को सैबोटाज करके गए, जब वो अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज लगा के गए, बारूदी सुरंगें लगा के गए, तो उसके बाद अमेरिका को चिढ़ा के गए। हमारा और अमेरिका का क्या मुकाबला? हम अपने मफादात के तहत जिससे भी दुनिया में अपनी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हमें उसको आगे लेके चलना चाहिए, पर हेड ऑन आपने लाके खड़ा कर दिया। तो मुझे बताएं, अगर आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुल्क के जो आज भी वो कह रहे थे कि वो जो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, वेस्टर्न अखबार उसके बारे में कुछ लिखते हैं। वो तो मेरे ख्याल से अखबारों में आ चुका है कि किर्गिस्तान से वो ऑपरेट हुआ और वो किस तरह से उसका हुआ। मेरी देखिए, मैं जो मेरे ख्याल से बड़ी बात करें जी, ये छोटी छोटी इमरान साहब की जो मिसालें कि वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, उसकी तो बेपनाह में आपको मिसालें मिल जाएंगी। गुजारिश ये है कि रियासत के मफादात के ऊपर अगर कोई सियासत करे तो मुझे बताएं उसको आप क्या कहेंगे? आप उसको क्या कटहरे में लाके खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये अपने आप को डिस्टेंस कर लेते शहबाज गिल साहब से, जो उनके स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जब वो वजीर आजम थे, ऑन स्पेशल कम्युनिकेशंस थे, आज भी उनके स्पोक्स पर्सन है, तो आज आके टीवी पे कहना कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो कानून अपना रास्ता लेगा, तो कानून तो अपना रास्ता ले ही रहा है। पर आप जो नेशनल लीडर हैं, आप क्यों ये समझ नहीं सकते कि आपकी हुकूमत रियासत नहीं है? रियासत एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी सारी इस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे आईनी इदारे और हुकूमत और पार्लियामेंट एक हिस्सा होती है छोटा। तो वो समझते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने के अंदर अगर किसी रियासत के इदारे ने आइन से बाहर निकल के अपना कंधा नहीं मुहैया किया तो वो मुल्क दुश्मन है। तो अगर इस सोच के साथ वो रियासत के मफादात पर सियासत करेंगे तो इसी किस्म की शर्मिंदगी होगी जो उनको आज उठानी पड़ रही है कि वो आके आए बाएं शाएं 10 साल पुरानी बात, कोई 15 साल पुरानी बात निकाल के आ जाएंगे। वो तो 40 साल पुरानी 71 की बात। तो मैं यही कह रहा हूं कि लेट अस ड्रॉ सम रेड लाइंस और अपने आप को, अपने रियासत के मफादात को सामने रख के सियासत के चंद असूल, चंद तरीकेकार तय कर
तय कर लें और उसके मुताबिक चीजों को आगे लेके खोसा साहब मैं आपसे सर जानना चाहूंगा, आज खान साहब मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं कि जाहिर बात है ये नुकात उठाए गए थे और आपका एक लीगल माशाल्लाह बड़ा जरखेज बैकग्राउंड है। फॉरेन फंडिंग पे वो कह रहे थे कि जी मैं सबसे पॉपुलर लीडर हूं और जमात है और मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए फॉरेन फंडिंग केस है। उनका हमारी पार्टी ने प्रॉपर पॉलिटिकल फंडिंग की है। आपकी पार्टी का हवाला दे रहे थे, अली परवेज मलिक साहब का हवाला दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन पे फिर वो इल्जामात लगा रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने गाड़ियां ली, नवाज शरीफ साहब ने ली और उन्होंने भी ली, तो उन्होंने कहा सबकी तहकीकात करवा ली जाएं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है, क्या वाकई खान साहब को जेन्युइनली वो सही तौर पे फियर कर रहे हैं, उनको खौफ है कि वो नाअहल करार पा जाएंगे? देखिए अनवर, पहली बात तो ये है कि अगर खौफ ना होता तो 8 साल तक ये उसको रोकने की कोशिश ना करते। ये 8 साल मुतवातिर ये डायलेटरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे। ये इलेक्शन कमीशन में इन्होंने दरख्वास्त दी कि इसको मौखर किया जाए, ख़त्म किया जाए। हाई कोर्ट्स में गए, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा गए स्टे करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक गए ये कि उसको मौखर करवाया जाए। मैं तो 4 साल के बाद इन्होंने हमारे खिलाफ भी दे दी और नून के मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ भी दे दी हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर, ताकि उसको उलझाया जा सके जितना मर्जी है। मैं उसमें पेश होता रहा हूँ। आप यकीन कीजिएगा, जब स्क्रूटनी कमेटी बनी है और फिर जो है एक तनकीहात वज़ा की गई हैं और फिर तनकीहात के रोशनी में जो स्क्रूटनी कमेटी के पास सारे फ्रीकैन ने अपनी अपनी शहादतें दी हैं और सारे फिर स्टेट बैंक से भी उसका वो मंगवाया गया है, रिकॉर्ड मंगवाया गया है सारा। तो ये ओपन एंड शट केस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतना सेर हासिल जामे किस्म की रिपोर्ट दी है। मोहतरम इमरान खान साहब 4 चीज़ों में ये नाअहल भी होते हैं और इनकी जमात भी जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना व्यू ये है, नहीं होना चाहिए मोहतरम इमरान खान को नाअहल नहीं करना चाहिए, पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ी जमात के बहुत बड़े एक कायद हैं और पाकिस्तान की खिदमत करें। लेकिन जो प्रेसिडेंट या कानून इस वक्त एग्जिस्ट करता है, इस वक्त मौजूदा मुरवजा कानून जो है, आइन के आर्टिकल 17(3) में देख लें, बड़ा वाज़ेह है कि फॉरेन फंडिंग जो है उसको इजाज़त नहीं है, कानून के ताबे होगा। और आर्टिकल जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, उसकी आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 में आप न तो किसी फॉरेन या कंपनी से या पाकिस्तानी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, ना तो फॉरेन कंपनी ना पाकिस्तानी कंपनी, और ना ही किसी फॉरेनर से आप पैसे ले सकते हैं अपनी पार्टी फंडिंग में। आप इंडिविजुअल से ले सकते हैं, पाकिस्तानियों से ले सकते हैं अपनी पार्टी के फंड्स में। लेकिन यहाँ प्रूव क्या होता है, साबित हो गया कि 351 फॉरेन कंपनीज हैं जो इनसे मोहतरम इमरान खान साहब को फंड्स मिले हैं उसमें से। बल्कि अगर सबसे बड़ा आप देखें तो जो माशाल्लाह आरिफ नकवी साहब का इबराज ग्रुप का जो है 2.1 बिलियन जो है वूटन क्रिकेट क्लब की एक कंपनी बनाकर, और उसमें से 1.2 बिलियन जो है वो UAE से भी गया है, एक उनके वजीर साहब के गया है, वो भी सारा फॉरेन फंडिंग है। इसी तरह अगर कंपनीज की आप उनकी नाम भी इब्राहिम साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, खान साहब जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। जी आप सुन लें जरा। अब ये तो हो गया जो है प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये तो नोटिस भी दे दिया, फाइंडिंग भी आ गई। दूसरा है फॉरेन फंडिंग। अब फॉरेन फंडेड पार्टी को डिफाइन किया गया है। अगर आप जो है 2002 का एक्ट में भी देख लें प्रोहिबिशन है, और फिर इसी तरह रूल्स में भी प्रोहिबिशन है, और फिर 212 सेक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 है, उसमें फॉरेन फंडेड वो पार्टी होती है जो किसी भी फॉरेनर से जुज़वी तौर पर कोई भी फंड जो है फॉरेन फंडिंग से ले तो वो फॉरेन फंडेड पार्टी होती है। अब उसके लिए रेफरेंस इलेक्शन
कमीशन ने वफाकी हुकूमत को भेजा है। वफाकी हुकूमत आगे से नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन देकर भेजेगी और वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा पार्टी की डिसोल्यूशन के लिए। और जहां तक ताल्लुक है दरोग गोई का, तो वो वाज़े तौर पर लिखा है इलेक्शन कमीशन ने यूनानिमसली मुतफिका तौर पर कि मोहतरम इमरान खान साहब ने अपना जो डिक्लेरेशन दिया है, जो फॉर्म 1 दिया है, जो अपना 5 साल देते रहे हैं, उसमें इन्होंने इख्फा किया है, अपने एसेट्स का इख्फा किया है, फंड्स का इख्फा किया है और ये कहा है कि मैंने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली है, किसी जो है खिलाफ वर्जी नहीं की है। वो बिल्कुल दरोग गोई पर और बरक्स रिकॉर्ड है। और तो आपका आपने जो बताया कि ये ओपन एंड शट केस है, मैं आपकी इजाजत इब्राहिम साहब से भी इसका मौक़िफ़ ले लूं। आर्टिकल 62 1F में वो डिसक्वालीफाई फॉर लाइफ होता है। देखें, अगर मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब सिर्फ इस बिना पर उम्र भर के लिए नाअहल हो सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी से दुबई में अपने बेटों की थी, उसमें वो डायरेक्टर थे और उसमें उनकी तनख्वाह थी जो उन्होंने नहीं ली, उस पे नाअहल हो गए। 2.5 लाख बनता था रुपया, 2.5 लाख, और उस पर उन्हें नाअहल कर दिया गया कि इसका डिक्लेरेशन में उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो अगर वही एनोलॉजी आप ले लें तो मोहतरम इमरान खान के लिए कोई मुख्तलिफ कानून नहीं होगा। और ये इसलिए ज्यादा जोर से ये लागू होता है क्योंकि ये एक आईन के साथ झूठ बोला गया, आईन के साथ फ्रॉड किया गया। खोसा साहब, आपको नुकता गया सर, आर्टिकल 17(3) सर आपने बड़े फसाद और बलागत से इसके हवाले से बताया। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद आऊंगा तो इब्राहिम इसका सर आपसे जवाब लेंगे। ये तो बड़ी आप लोगों के लिए जिसे कहते हैं वो कानून की जो गिरफ्त है वो तो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, जो खोसा साहब ने हमारे सामने नुकात पेश किया और कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है, इस पर हम जवाब लेंगे। अली परवेज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। On behalf of the government and the people of the Argentine Republic, it is my great pleasure to congratulate Pakistan for the 75th anniversary of its independence. Such a landmark is a moment to reflect on Pakistan's history and achievements, acknowledge the talent and resilience of its people, discover again the beauties of its landscape, and celebrate the culture and ethnic diversity. Pakistan is home to warm and welcoming people. This is why here I feel like home. The Jubilee is another occasion to reflect on Pakistan's history, achievements, and the challenges that lie ahead. Argentina and Pakistan are celebrating the 70th anniversary of their diplomatic relations. I commit myself to further strengthening ties between our countries and becoming and partnering Pakistan in its journey to prosperity. Asmi Ali Shad, Shadrai Pakistan. जी वेलकम बैक इब्राहिम साहब, आपने बड़े हौसले से सारी गुफ्तगू सुनी। सर बताइएगा, खोसा साहब तो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी तलवार लटक रही है और ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल है 62 1F के तहत, तो खान साहब तो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, इसलिए आज परेशानी उनके चेहरे से आया भी थी थोड़ी बहुत। देखिए, मेरी थोड़ी सी यार सुन लीजिए। बात ऐसे है कि कत्ल के मुलजिम को भैंस चोरी में सज़ा दे दी जाए और फिर उसको कहा जाए कि तुम ज़िंदगी भर के लिए नाअहल हो, ये तो फ़ौरन जो इनके एसेट्स थे, मेन जो चीज़ वो थी, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वो एक अलहदा बात है, लेकिन हमें भी उस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, नंबर 2, बार बार मैंने दोनों अपने कॉलीग्स को सुना है, बार बार कह रहे थे कि जी इनके बयाने की उसका वो जो चुरन पता नहीं क्या या पता नहीं मंत्र या जो भी है बेचना चाह रहे थे, वो नहीं बिक सका। अगर वो नहीं बिक सका, ये 13 पार्टियां इकट्ठी हो के पंजाब में हमारे खिलाफ सफारा हुई हैं
और 75% सीटें हम ले गए हैं, तो उसका जो है इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हुआ, या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लोग इनके साथ क्या करने लगे हैं बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन के पॉलिटिकली इंशाअल्लाह ताला इनकी जमानतें जब्त हो जानी है। ये इनको इस चीज़ का तदारुक नहीं है। और जिस तरीके से ये वर्डिक्ट दे रहे हैं बैठ के कि जनाब इट्स ओपन एंड शट केस और ये केस और वो केस, मैं तो समझता हूँ कि ये शायद इन्हीं बजाय सुप्रीम कोर्ट के ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये स्पोक्स पर्सन है, इनको ही जज बना के कह दिया जाए ताकि ये फौरी तौर पे फैसला दें। और साहब बड़े पुराने लॉयर हैं सर। let the court take its course, let the law take its course, let the courts decide. I have a complete and I have total respect for the gentleman खोसा साहब मेरे मोहतरम हैं, बड़े हैं, लेकिन मैं ये वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने दे दिया है, लेकिन लेट द कोर्ट्स डिसाइड। ये तो एक इन अदर वर्ड्स ये कोर्ट्स के जो केसेस फ्यूचर में आने वाले हों उस पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है कि आप पहले ही उसके मुतल्लिक जनाब ये यूं हो गया, ये फलां हो गया, जो मामला वैसे सब जुडिस चला जाए उस पे जो है जब तक कोर्ट डिसीजन न दे किसी किस्म के उसके हाँ अच्छा या इब्राहिम साहब ये बताएगा, आप मुतमईन है जो फैसला आया है, आप समझते हैं फैसला कोई आपके खिलाफ नहीं आया? इलेक्शन कमीशन का 68 सफात पर मुश्तमिल, उसको आपने चैलेंज भी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो लोग बेचारे जो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, पाकिस्तानी सिटीजन्स, उन्होंने कहा कि ये हमारी कंपनियां इन नामों के साथ। एक बंदा है उसका नासिर का, उसकी वाइफ जो है वो इंडियन नाम के साथ है, दोनों अमेरिकन नेशनल हैं, और उन्होंने जॉइंट अकाउंट से भेजा है, तो आधा कुका मुर्गा हलाल है आधा हराम है। अच्छा, तो भाई एक जॉइंट फैमिली में जब जॉइंट अकाउंट होता है फैमिली का, तो उसमें से अगर हस्बैंड भेजता है पैसे, तो ये मकसद है कि बेसलेस किस्म की इनकी एक्सक्यूजेज हैं। और वो सारी मुख्तलिफ लोग जो हैं जिनके नाम लेके उनको इन्होंने फॉरेनर्स डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने आगे टीवी पे अपने बयान दिए हैं कि यार वी आर नॉट फॉरेनर्स, हम यहाँ के रहने वाले हैं। 8 साल लटकता क्यों रहा केस? फिर 30 साल 12 डुअल नेशनैलिटी है। इब्राहिम साहब आप मेरे भाई हैं, तो ये 8 साल इतना लटकाया क्यों? 9 वकील बदले, 51 एडजर्नमेंट्स ली, हाई कोर्ट पे पैदर पैर चैलेंज करते रहे, स्क्रूटिनी कमेटी की कार्रवाई को खुफिया बनाया जाए। एक छोटी सी पर्दादारी थी। आपको 8 साल का एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन, हम तो कहते हैं ये केसेस के फैसले जो हैं विद इन 6 मंथ्स ईयर हो जाने चाहिए। हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है इसको ऐसा बनाया जाए कि जिसमें एक्सपीडिशियसली केसेस को निपटाया जाना चाहिए। इनके 30-30 साल से 35-35 साल से केसेस चल रहे हैं, आज तक फैसले नहीं हुए। तो आप हमारे 8 साल वाले पे इतने ज्यादा ईगर हो गए जैसे कि हम कोई आप ले रहे थे एडजस्टमेंट्स मेरे भाई। अगर ये रुका है तो ये रुका है तो कोर्ट्स की वजह से रुका है। अगर कोर्ट्स में वो प्रोविजन ना होती, अगर कोर्ट्स इसको अर्लियर डिसाइड करना चाहती कर सकते थे, कर सकते। अच्छा सर एक और नुकता मुझे जवाब दीजिएगा, फिर मैं अली साहब और खुद साहब कुछ कह रहे थे। ये तोशाखाना केस के से खान साहब जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे आपको समझ में आई? आप लोग का तो बयानिया है साफ चलना, शफाफ चलना। वो कहते हैं उन्होंने 3 गाड़ियां ले ली, उन्होंने 1 ले ली, इन्होंने भी तोहफे ले लिए, फिर वो आर्मी चीफ का भी कह रहे थे। तो खान साहब तो अपने आप को अलहदा मुनफरिद रखते हैं ना, तो ये तोहफे जो है ये ले आज तो वो कहते हैं कि उन्होंने लिए मैंने भी ले ली, सबकी तहकीकात करा दे। ये मेरे से सवाल किया है ना जी? जी आपसे ही सवाल है इब्राहिम साहब। जी मैं उसका बड़ा सिंपल सा जवाब दे रहा हूं कि तोशाखाना का इन्होंने क्या किया हुआ था कि 15% रखा हुआ था कि किसी भी फॉरेन टूर्स पे जो गिफ्ट्स मिलते हैं, अच्छा, उसको ये 15% पे पेमेंट करके आप उसको लीगली ले सकते हैं। वो मुझे मालूम है, प्रेरोगेटिव है। जी। खान साहब ने कहा कि ये जो 15% है ये बहुत ज्यादती है, इतनी महंगी चीजें होती हैं, आप कम से कम इसको 50% पे लेके जाएं। अब खान साहब ने कोई पट्टा तो नहीं लिखवाया हुआ कि जब तक पाकिस्तान ने चलना है, और वो इमरान खान ने वजीर आजम रहना था, उन्होंने कहा इसको कम से कम 50% करें। और खान साहब ने 50% करके अगर उस पर कानूनी तरीके से उसको लिया है, जो कि ये 15% पे उस पर गुलछरे उड़ाते रहे हैं, ये किस हैसियत में बैठ के उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं? ये तो बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने कहा कि लेके आए आप इनको, क्योंकि इनकी तो कई गाड़ियां ऐसे गई हैं
जिनकी वो 15% पेमेंट भी नहीं हुई। ओके खोसा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अली के पास जाऊंगा। खोसा साहब वांटेड टू ऐड समथिंग। खोसा साहब वो कह रहे हैं आप तो खुद से जज बन गए हैं। हम यार मैं ये सुने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा क्यों अपनी जो है इज्जत और सियासतदान कभी मुक्तदर हलकों के हाथ में देते हैं, कभी अदालतों में देते हैं। अरे बाबा, ये मैं इसके हक में नहीं हूं कि मोहतरम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए या पार्टी को बैन किया जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट जो इस वक्त कानून है 62(1)(f), हम यकीन करें कि 135 हमने तरमीम 18वीं तरमीम के जरिए आइन में की। हम मिन्नतें करते रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास के खुदारा इसको हज़फ करें। किसी को हक नहीं है कि वो पूछे आप अच्छे मुसलमान हैं, आप बुरे मुसलमान हैं। ये मेरे और अल्लाह के दरमियान है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है मुझसे कलमे पढ़वाए, दुआए कनूत मुझसे पढ़वाए? आइए उसको ओरिजिनल शेप में जो भुट्टो साहब का 62-63 था उसमें लेकर आए, अमेंडमेंट करें। ये ज़ियाउल हक की बाकियात को निकालें जो ज़ियाउल हक ने एक जो है इस किस्म के जो है ड्रैकोनियन और तरीके रखे थे जिसमें ये पॉपुलर क़यादत को बाहर निकाला जा सके। लेकिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ना माने, उसका नतीजा ये हुआ कि उसमें आए। अब भी मैं इमरान खान साहब को कहता हूं होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। अभी भी आए, मिलकर बैठें, इन कवानीन को तरमीम करें। आइए, लेकिन इस किस्म के जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे ये बहुत इनका एहतराम है। और इसी तरह जो भी पीटीआई का आता है ये मरवाएंगे 100%, क्योंकि कानून और आइन इस चीज को नहीं देखता कि कोई बहुत पॉपुलर है। नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत थी, आज तक किसी की नहीं हुई। 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया इस बिना पर कि इन्होंने डिक्लेरेशन में अपने बेटे की 2.5 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया, इख्फा किया, जिक्र नहीं किया इख्फा की। और यार यहां तो लाखों अरबों रुपए की इख्फा हुआ है, क्यों मरवाते हैं ये? मैं इसलिए इसके हक में नहीं हूं, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर तो कोई और एजेंडा है कि पाकिस्तान में एक फिक्री इंतशार फैलाना है और इसको जो है उस पे आते हैं सर, ये उस पे बात करते हैं, फिक्री इंतशार पे भी बात करेंगे सर। जरा मैं सर अली परवेज से कभी नुक्ता जी, अली भाई आप इस हवाले से बताइएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों को भी बड़ा कहा था कि 62(1)(f) को हटा दिया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं हटाई और उसका खुद नवाज शरीफ साहब शिकार भी हुए। देखें, मैं पहले इंग्लिश का एक छोटा सा मुहावरा है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, और मैं अपनी बात से उसको किस तरह से रिलेट करता हूँ मैं आपके पास आ जाऊँगा। और गुजारिश ये है कि फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि उसके अंदर क्या कानूनी शिकें थी जिनके तहत प्रोहिबिशन थी। और ये ना सिर्फ कंपनियों से पैसे बाहर से समेटते रहे, वो अच्छी कंपनी थी किसकी नहीं थी ये सेकेंडरी है। कानून के अंदर प्रोहिबिशन मौजूद है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये जो बाहर के ममालिक के वजीर हैं उनकी एसपीवीज के जरिए भी पैसे ले चुके हुए हैं, और वहां पे प्रोहिबिशन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के ऊपर भी है, फॉरेन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के ऊपर। तो जब ये केस चलेगा ये उसकी तस्दीक कर लें इनकी, मेरे ख्याल से उससे इनकी तसल्ली हो जानी चाहिए। अब जो मैं एक सेकंड के लिए फॉरेन फंडिंग का मामला और ये जो गलत सर्टिफिकेट देते रहे और इन्होंने अकाउंट कंसील किए, सर्टिफिकेट तो नीचे से चल के मेरे पास आता है, प्रोसेस होता है। आ गया ना, मैं इसीलिए दूसरी बात पे आ रहा था कि आ जाए जरा तोशाखाना मामले के ऊपर। और उससे पहले जो खोसा साहब ने बात की 62(1)(f) की, मैं भी जाती तौर पे इस चीज के साथ 100% इनके साथ अग्री करता हूं कि इस किस्म की जो सब्जेक्टिव क्लॉजें हैं जिसके अंदर लोगों के पास या जो भी बैठ के आपके ऊपर ये फैसला कर रहा हो उसके पास ये डिस्क्रेशन मौजूद हो कि आपको वो अच्छा और बुरा मुसलमान डिक्लेयर कर सकता हो, इस किस्म की सब्जेक्टिव क्लॉजेस को हमें आइन से निकालना चाहिए। और यहां तक बात भी ठीक है कि सियासतदानों को मुकाबला पब्लिक अरीना के अंदर करना चाहिए और इन टेक्निकलिटीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। पर अनवार भाई, बुनियादी चीज ये है कि आप एक कानून के दो मेयार किस तरह से तय कर सकते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को आप 10,000 की तनख्वाह ना लेने के ऊपर आप उनको नाअहल कर सकते हैं, वो भी ताहयात, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जिन्होंने 14 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट्स हैं उनको ये जो बता रहे हैं ना 15% लेकर 20%, नहीं एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि आपने वो असासे लिए, आपने मार्केट में बेचे और उसके बाद जो 14 करोड़ रुपए समेटे आपने अपनी असासा जात की जो स्टेटमेंट्स जमा करवाई हैं
पहले तो मुझे बता दें उसके ऊपर कहां पे डिस्क्लोज है। असल केस ये है, ये जो तरतीब बना रहे हैं ना कि उन्होंने 15% कानून के मुताबिक दिया और उन्होंने वो 15% दे के जमा कराया, ये भी गलत है। उन्होंने पहले वो गिफ्ट्स लिए, मार्केट में लिक्विडेट किया और उसके बाद 20-25% जमा करवाए। आपको जब ये कागजात और ये रेफरेंस आगे चलेगा तब भी पता चल जाएगा कि उन्होंने पहले वो लिए थे, बेचे और उसी से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर जो अमाउंट थी वो जमा कराई और उसके बाद जब खुद फायदा उठा लिया फिर 50% की लिमिट तय कर दी। तो आज शहबाज शरीफ साहब तो तोशाखाना की एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं ये 15%, 20%, 50% को साइड पे करें। मुझे बताएं उनके किस साल के असासाजात जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा कराए हैं उसके अंदर ये 14 करोड़ रुपए का एसेट मौजूद है। तो अगर आप एक वजीर आजम को तनख्वाह ना लेने के ऊपर रिसीवेबल के ऊपर निकाल सकते हैं, तो एक ऐसा वजीर आजम जिसने वो पैसे 14 करोड़ रुपए के समेटे हैं, मार्केट में जाके शर्मिंदगी का तो जो बाइस बने सो बने कि मोहम्मद बिन सलमान को उस घड़ी खरीदने वाले ने फोन करके कहा कि दुनिया में जो 3-4 चंद हमने घड़ियां बनवाई थी, आपने जो गिफ्ट देने के लिए बनाई थी, वो आज हमारे पास बिकने के लिए आई है, इसका करना क्या, क्या ये चोरी तो नहीं होगी? वो शर्मिंदगी अपनी जगह कि वो किस तरह से वहां पे गई और कौन लेके गया, तहकीकात करवाएं ना, वो तो कहते सबकी होनी चाहिए। सबकी किस तरह हो? बात यह है कि फिलहाल तो 18 अगस्त को वो रेफरेंस के लिए नोटिस खान साहब को हुआ है, तो ये इब्राहिम खान साहब यहां पे अपने कायद के लिए यहां पे अनाउंस करें कि ये 18 को जाके फिर एक दफा फिर जिस तरह इन्होंने 50 एडजर्नमेंटें ली, इन्होंने तो सुने इनकी ज्यूरिसडिक्शनें चैलेंज की, इन्होंने प्रोसेस को स्लो करने के लिए वकील बदले, इन्होंने सीक्रेसी डिमांड की। आज टीवी के ऊपर ये मामला खत्म करें। इनको क्या 18 तारीख को जो चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, फॉरेन फंडिंग को तो छोड़ें, वो इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होगा और बताएगा कि जी मैंने 2020 के असासाजात के अंदर ये 14 करोड़ रुपए लिखे थे, इसलिए मैं बरी जिम्मा हूं। इसके ऊपर मामला खत्म हो जाएगा, हमें शर्मिंदगी होगी। और अगर जाके ये लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहते हैं कि पुराने लीडरान भी गाड़ियां लेते रहे, करते रहे, तो जाएं 18 तारीख को जाके ये लाइन ऑफ एक्शन ले लें। पर जाके ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज करना, जाके वकील बदलना, 50 एडजर्नमेंटें लेना, क्या ये शेवा देता है एक ऐसी जमात को जो कहती थी मैं साफ चली और क्या शफाफ चली, जो आप बताते थे? तो भाईजान इसलिए सीधी सीधी बात करें, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दें। 15%, 20%, 50% की कहानी में हमें ना फंसाएं। इब्राहिम साहब बताइएगा सर, ये तो कह रहे हैं कि वो आप कहानी में उलझा रहे हैं मामले को। देखिए इनकी क्या क्रेडिबिलिटी मैं बताऊं या इनकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी क्या है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अच्छा, वो इनकी नायब सदर हैं माशाल्लाह, हमारी बहन। आप उनके जो सदर साहब हैं वो अब सदर तो अब तो नहीं है, वो नहीं, जो सदर तो आप बता रहे वज़ीर आज़म हैं हैं जो साहब, पार्टी वो के। लंदन में बैठे हुए हैं। वो 13 अगस्त को क्या करना है ये बता दें सर। वो लंदन में बैठे हुए हैं। अब सुने मेरी अर्ज सुने, जी, जी, अब जी, जरा प्लीज। गौर तरह सब्र के साथ थोड़ा सा सुन ले। जी जी जी, अब हालत ये है कि भाई उसका सगा जो है एफिडेविट दे रहा है कि फॉर्म पे 50 रुपए के कि मेरा 13 भाई अगस्त 4 का पूछें हफ्तों में भाई। वापस आ जाएगा। वो जलसा कर रहे हैं। उसको आज तक वापस नहीं आया और जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसको ये फॉरेन फंडिंग बनाई जा रहे हैं। ये देखें कोर्ट्स इसका फैसला कर देंगी। तोशाखाना के केस में 13 अगस्त को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये बताएं। वो नहीं सॉरी 18 अगस्त को, 18 अगस्त को, हाँ सॉरी। जी 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 इब्राहिम साहब, जी, बात जब भी आ रहा है हम उसका डिफेंस करेंगे, हमारे पास पूरा राइट है डिफेंस का और हम वो प्रूफ्स के साथ वहां पे जाएंगे, दिखाएंगे भी सही। अच्छा जाएंगे और उसको तो खान साहब आपकी मैं यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ले लूं कि इमरान खान साहब 18 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होंगे और बताएंगे किस साल के असासाजात के अंदर 14 करोड़ रुपए लिखे हुए हैं, बताएंगे ना? यार मेरी बात सुनो, आप तो इस तरह बात मेरे से कर रहे हो जैसे आप जज हो, मैं मुल्जिम कोई आपके सामने बैठा हुआ हूं। अली आप ऐसी बात नहीं है। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जितने भी सवालात हैं उनके हम जवाब देंगे। और प्रोहिबिटेड को फॉरेन फंडिंग के साथ मिक्सअप करके आप ये जवाब पैदा करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। You are badly mistaken। ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसकी मैक्सिमम पेनल्टी, अच्छा मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो उसकी वो सिर्फ यही है कि कन्फिस्केशन ऑफ दोज अमाउंट्स हो सकता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ना कोई पार्टी को वो बैन कर सकता है और ना कोई पार्टी लीडरशिप को कर सकता है। हमारे लिए पाकिस्तान है, जो भी होगा चलेगा, मकसद है देखेंगे, हम फेस करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं खोसा साहब ये जो बात इब्राहिम खान साहब ने उठाई है, एक और पीटीआई के भी रहनुमा आए थे, वो कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग प्रूफ नहीं हुई, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो के हवाले से फैसला आया है,
तो आप जरा हमें बताएंगे कानूनी इस्तिलाह में ये फॉरेन फंडिंग इज मोर डेंजरस देन प्रोहिबिटेड फंडिंग, अगर उसके मुताबिक फैसला आ जाए, जो ये बार बार इब्राहिम साहब भी इस पॉइंट को हैमर कर रहे हैं खोसा साहब? देखें, ये मैं क्या करूं, नीम हकीम खतरा है जान। अब ये आधा पढ़ते हैं, ये वो तो पढ़ते हैं कि नमाज मत पढ़ो, अगला फिक्रा नहीं पढ़ते जब तुम नशे की आलम में हो। अरे बाबा, ये दोनों चीज़ें थी। देखें, प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग दोनों की तारीफ कानून में की गई है। अच्छा। प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है, आपने अगर कंपनी से ली है तो कंपनी से नहीं ले सकते, वो 351 कंपनी से ली है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ गई और उसको जब्ती का नोट, जब्त हक सरकार होगा वो रकम, और उसका नोटिस दे दिया गया है मोहतरम इमरान खान साहब को कि क्यों ना उसको जब्त हक सरकार किया जाए, क्योंकि ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अब रहा फॉरेन फंडिंग उन्होंने भी तारीफ की है, और 34 फॉरेन नेशनल हैं जिनसे इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, जिनके नाम दर्ज हैं और उनकी रकूम दर्ज हैं। अब 34 वो हैं, 16 वो हैं जिनका इन्होंने जिक्र नहीं किया, इख्फा किया है, 14 वो हैं जो बेनामी हैं। ये सारी एक एक चीज़ स्पेल आउट हुई है। सो प्रोहिबिटेड फंडिंग की हद तक जो है इलेक्शन कमीशन का अख्तियार भी था, उन्होंने जब्ती का नोटिस भी दे दिया है, उन्होंने स्पेल आउट भी कर दिया अमाउंट। जो फॉरेन फंडिंग का है, उन्होंने रेफरेंस बनाकर, जरा आखिरी पैरा पढ़ लें मोहतरम मेरे फाजिल भाई, जो है पढ़ लें जरा वो इलेक्शन कमीशन के आखिरी पैरे को, जो बाद में मोहतरम अपना इनके फुआद साहब दोबारा नीचे बाद में लिखा गया, वो कह रहे हैं ऐड किया था खोसा साहब, वो कह रहे इब्राहिम साहब उसे ऐड कर दिया फिर। जी हाँ, वो इलेक्शन कमीशन ने वो उसका हैंड आउट दिया है। उन्होंने कहा हर सफ़ा हमारा दस्तखतशुदा है, और वही है जो वेबसाइट पे भी मौजूद है, और उसमें ये फिक्रा मौजूद है। ये इनको बार बार ये कन्फ्यूजन यही क्रिएट कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि अब मैं जहालत तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम फहमी है या गलत उसको ट्विस्ट देना, रंग देना कि जी ये तो प्रोहिबिटेड है, ये तो जब्त कर सकते हैं सिर्फ, ये तो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, ये तो बैन हो ही नहीं सकती है। अच्छा देखें, फॉरेन फंडिंग का अख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन सिर्फ रेफरेंस कर सकता है। वो अगर आप 212 सेक्शन पढ़ें इलेक्शन एक्ट 2017 का, तो उसका प्रोसीजर दिया गया है, और फॉरेन फंडेड पार्टी को भी डिफाइन किया गया कि जो भी फॉरेन नेशनल से कोई पार्टी कोई जुज़वी हिस्सा भी फंड्स में लेगी, वो फॉरेन फंडेड पार्टी होगी। और फॉरेन फंडेड पार्टी का जो है वफाकी हुकूमत जो है वो इसका फैसला करके डिक्लेरेशन देगी, जिसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा, और फिर वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास वो रेफरेंस भेजी जाएगी। सर, आपने हमारी रहनुमाई की, और मेरे ख्याल में बहुत से अज़हान लोगों के अज़हान में ये बात आ रही थी। सर थैंक यू वेरी मच खोसा साहब, बहुत से अज़हान में बात आ रही थी क्योंकि इस बात को किया जा रहा था, लेकिन आपने आज क्लियरली बता दिया फॉरेन फंडिंग कि क्या एंगल है और प्रोहिबिटेड फंडिंग। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं तोशाखाना के हवाले से भी अली परवेज़ मलिक साहब ने सवाल उठाया। ज़ाहिर बात है वो अब इमरान खान साहब को तलब किया, उस हवाले से वो जवाब देंगे, लेकिन प्रोग्राम क्लोज करने से पहले मैं ज़रूर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर भी शेयर करूँगा हमारी, बल्कि इज़हार अफसोस करेंगे। हमारी डायरेक्टर न्यूज़ आप देख सकते हैं रिफत नज़ीर साहिबा, डायरेक्टर करंट अफेयर रिफत नज़ीर साहिबा आज रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने भी इनके अंडर काम किया था, बहुत ही शफीक प्रोफेशनल खातून थी रिफत नज़ीर साहिबा। इनके हस्बैंड नज़ीर तबस्सुम साहब भी पाकिस्तान टेलीविज़न का पार्ट एंड पार्सल थे, और हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए एज ए ब्रॉडकास्टर अदा की। उनकी फैमिली के साथ, उनके बेटे, उनकी बेटी के साथ, उनके शौहर के साथ और उनके बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती। अल्लाह ताला मैडम को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, और उनके जो लवाकिन हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब कि आपने हमारे साथ नशिस्त की। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपका शुक्रिया, और इब्राहिम खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत है, इसमें बहुत से इशूज़ इस वक्त सियासी डिबेट में आ रहे हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इन पर हम कल भी गुफ्तगू करेंगे। अहम मामलात हैं और पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पे खड़ा है। हमें मुल्की मईशत को भी संभालना है और मुल्की सियासत में भी स्टेबिलिटी लाना होगी। उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार हो, क्या वजह हो, वो ज़ाहिर बात है सियासी जमातें उस हवाले से डील करेंगी। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।
अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।